गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखो मेरे भाई, कल ही मैंने देखा कि मेरी जो कल वाली क्लास थी मेरे भाई, उसमें आवाज चली गई थी। लास्ट में क्या हो गया, माइक बंद हो गया वो कॉल आने की वजह से मेरे भाई। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, कान पकड़कर सॉरी। और आज मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है मेरे भाई, चलो देरी ना करते हुए एक बार सभी बता देंगे एक बार कैसे हैं सभी। हाँ, सभी बता देंगे एक बार कैसे हैं। एक बार सभी बता देंगे कि कैसे हैं। अच्छे हैं, जैसे भी हैं वैसे, जैसे भी हैं वैसे बता देंगे कि गुरुजी हम तो ऐसे हैं और ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, बताएंगे सभी कैसे हैं। गुरुजी अच्छे हैं। चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास, बताएंगे सभी। हाँ गुरुजी स्टार्ट कर दो। देखो मेरे भाई, कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ, गलती से कॉल आ गया और उस कॉल की वजह से हमारे पास हमने क्या है मतलब माइक बंद रह गया लास्ट के 10 मिनट में। माइक बंद हो गया, उसकी वजह से हम क्या कर मतलब मैं बोलता रह गया। तुम देख रहे थे कि ये पागल है, कुछ आवाज भी नहीं आ रही है। चलो चलो मेरे भाई, चलो मैं रिवाइज करा देता हूं कल का। ठीक है, वृद्धि पर आश्रित गति हमने पढ़ी थी। तो पौधों में होने वाली ये गतियां वे गतियां होती हैं जो पौधों के कायिक भाग मतलब कि जड़, तना, पत्ती आदि में गति को दर्शाती है। जैसे प्रतान की गति, पौधे के प्रकार, पौधे का मतलब पौधा जो होता है उसका प्रकाश की ओर गति, और जड़ों का जल की ओर गति। ठीक है मेरे भाई, वृद्धि पर आश्रित गति निम्न प्रकार की होती है मेरे भाई। वृद्धि पर जो आश्रित गति होती है वो मैंने कितने प्रकार की बताई है यहाँ पे? 4 प्रकार की। अच्छा गुरुजी कौन कौन सी? मेरे भाई, प्रकाशानुवर्तन गति, इसमें पौधे के अंग की गति प्रकाश की ओर होती है। इसमें जो पौधे का अंग होता है, पौधे का कोई सा भी हिस्सा जो होता है उसकी गति किधर होती है? प्रकाश की ओर होती है। यह तने के शिखर भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देती है। गुरुत्वानुवर्तन गति, इसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण मतलब कि पृथ्वी के केंद्र की दिशा में गति करते हैं। यह पौधों की जड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जलानुवर्तन गति, पौधों के अंग जल के अंदर की ओर गति करते हैं, जैसे जड़ों की जल की ओर गति करना। रासायनिक अनुवर्तन गति, यह गति रासायनिक उद्दीपनों मतलब कि संकेतों के द्वारा होती है, जैसे पराग कणों का अंडाशय की ओर गति। तीनों चारों चीजें समझ में आ चुकी थी तुम्हें? जब मैंने पूछा था तो तुमने हाँ बोली थी। अगर नहीं बोली थी तो कोई बात नहीं, अब कमेंट में बता देंगे कि हाँ है या ना है। कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप बता सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की। जंतुओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिकों के द्वारा भी होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई? हार्मोन्स कहते हैं। ये इन्हें हार्मोन्स भी कहा जाता है। हार्मोन्स की जब हमने बात की तो मैंने तुम्हें बताया ये कार्बनिक यौगिक हैं। ये क्या है? रासायनिक कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर के अलग अलग जगहों से स्रावित होते हैं। ये स्रावित होकर, स्रावित का मतलब एक तरीके से लीकेज है मेरे भाई, है ना? लीकेज है। ठीक है, तो स्रावित होकर जीवों तथा पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। हार्मोन्स कहलाते हैं। लीकेज मैंने क्यों बोला? ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। ऐसे क्या बोलते हैं इसको? एक्सटेशन बोलते हैं, मतलब कि मतलब स्रावित बोलते हैं। ठीक है, देखो स्रावित मतलब एक्सटेंशन का मतलब उत्सर्जित होता है, लेकिन यहाँ पे हम लीकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीकेज। लीकेज का मतलब होता है स्रावित होना, रिसना। अपन बोलते हैं ना कि पाइप लीक कर रहा है, ये पाइप लीकेज है। लीकेज का मतलब होता है स्रावित करना। स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा में नियंत्रण कैसे किया जा सकता है इनका मेरे भाई? कैसे किया जाता है? इनके जो समय का और मात्रा का नियंत्रण है वो कैसे किया जाता है? तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेरे भाई? पहली बात समझने के प्रयास करेंगे कि किसके द्वारा होता है? पुनर्भरण की क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? पुनर्भरण की क्रिया के द्वारा होता है। तो कैसे होता है मेरे भाई? देखो उदाहरण के लिए, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिकाएं संसूचित कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण भी कम हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। जंतुओं में हार्मोन्स का बनना। जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। कहां बनते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। अच्छा ये ग्रंथि होती क्या है गुरुजी? आपने बता तो दिया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं, लेकिन ये ग्रंथि होती क्या है? तो ग्रंथि एक थैले के आकार की रचना होती है। मैंने बताया था तुम्हें कि हाँ गुरुजी, हाँ आपने बताया था कि थैले जैसी संरचना होती है, थैले की जैसी संरचना होती है, जिसमें से एंजाइम या हार्मोन्स निकलते हैं। तो मेरे भाई एक चीज याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे गुरुजी? ग्रंथियां जो होती हैं इनमें से एंजाइम भी निकलते हैं और
हार्मोन्स भी निकलते हैं। मनुष्य में या जंतुओं में ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती है मेरे भाई। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहली होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। कौन कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। आज हम दोनों के बारे में पढ़ रहे होंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है। ठीक है मेरे भाई, चलो लिखना स्टार्ट करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड से लिखेंगे जिससे कि 2 या 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलो अंतःस्रावी ग्रंथि, हेडिंग डालेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, हेडिंग डालेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, हेडिंग डालेंगे सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या लिखेंगे? इसके बारे में लिखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में लिखेंगे मेरे भाई। क्या क्या लिखेंगे देखो, लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, पहली लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अच्छा, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या क्या होंगे? इसमें लिखेंगे कि इनसे हार्मोन निकलता है मेरे भाई, लिखेंगे इनसे हार्मोन्स निकलते हैं, लिखेंगे इनसे हार्मोन निकलता है, हार्मोन्स निकलते हैं, लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? में लिखेंगे लिखेंगे मेरे भाई से हार्मोन्स निकलते हैं। पहली बात तो क्या, इनसे हार्मोन्स निकलते हैं मेरे भाई। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। लिख लीजिए, लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे क्या कि इनमें, लिखेंगे इनमें नलिका नहीं होती, इनमें नलिका, में नलिका नहीं होती, नलिका में नलिका नहीं होती है, में नलिका नहीं होती है। तो दो चीजें याद रखेंगे, इनसे हार्मोन्स निकलते हैं, दूसरी बात इनमें नलिका नहीं होती, लिखेंगे इसलिए इनका मार्ग निश्चित नहीं रहता, लिखेंगे इनमें नलिका नहीं रहती, नहीं होती है, नलिका नहीं होती, इसलिए, इसलिए का मार्ग निश्चित नहीं होता मेरे भाई। देखो, जब नली नहीं होगी तो क्या मार्ग निश्चित होगा क्या कि ये इसी मार्ग से जाएंगी? नहीं गुरुजी। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक खेत है, उस खेत में तुम्हें मैं कह दूं कि तुम्हें वहां जाना है, तो तुम क्या रास्ते को फॉलो करेगा क्या? क्योंकि वहां पे रास्ता ही नहीं है। जब रास्ता नहीं है तो तुम कहीं किधर से भी भाग के चले जाओगे। अगर मैं बोलूं कि वहां जाना है, जैसे मान लो यहां से तुम्हें, मान लो मैं कह दूं कि अलवर जाना है, दौसा जाना है, जयपुर जाना है, या फिर मैं बोल दूं बरेली यूपी कहीं पे भी जाना है, तो तुम एक रास्ते का अनुसरण करोगे। हाँ गुरुजी, रास्ते का अनुसरण करेंगे। लेकिन जब रास्ता ही नहीं होगा तो तुम क्या करोगे मेरे भाई? कहीं से भी निकल जाओगे। इसी तरीके से जब इसमें नलिकाएं नहीं होती तो इनका मार्ग भी क्या निश्चित नहीं होता, लिखेंगे इसलिए इनका मार्ग निश्चित नहीं रहता, या नहीं होता, ये इनका मार्ग निश्चित, ये इनका मार्ग निश्चित होता। ये इनका मार्ग निश्चित नहीं होता। अच्छा गुरुजी, और क्या लिखेंगे? इससे मिलने, इससे, इनसे निकलने वाले जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनसे जो हार्मोन निकलते हैं वो सीधे कहां मिल जाते हैं? रक्त में मिल जाते हैं। तो लिखेंगे इनसे निकलने वाले हार्मोन कहां मिल जाएंगे मेरे भाई? रक्त में। तो इनसे निकलने वाले
हार्मोन्स, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स क्या होगा मेरे भाई, लिखेंगे इनसे निकलने वाले हार्मोन्स रक्त में जाकर मिल जाते हैं मेरे भाई। कहाँ मिल जाते हैं, रक्त में। तो इनसे निकलने वाले हार्मोन्स, से निकलने वाले हार्मोन्स रक्त में जाकर मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं गुरुजी, रक्त में जाकर मिल जाते हैं। जैसे कि लिखेंगे मिल जाते हैं, लिखेंगे जैसे 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 कि पीनियल ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो लिखेंगे जैसे कि पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि के बाद में लिखेंगे कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि के बाद में लिखेंगे थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। लिखेंगे थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि क्या होगी, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और बताओ कौन सी ग्रंथि है, बताओ। और लिखेंगे इसमें एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के बाद में लिखेंगे, तुम क्या लिखोगे बताओ, अंडाशय। लिखेंगे अंडाशय, अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुरुजी, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी। लिखेंगे ओवरी। क्या लिखेंगे, अंडाशय को क्या लिखते हैं, ओवरी बोलते हैं गुरुजी। ठीक है, अंडाशय, अंडाशय लिख दूं, अंडाशय या है, अंडाशय या ओवरी है मेरे भाई, ओवरी। ठीक है, कहाँ मिलती है, मादाओं में। तो यहां लिखेंगे मादाओं में। ठीक है, मादाओं में। और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे मेरे भाई वृषण, मादाओं में। लिखेंगे वृषण। वृषण कहाँ होते हैं मेरे भाई, नर में होते हैं। किसमें होते हैं, नर में। होते हैं नर में। ठीक है मेरे भाई, किसमें होते हैं, नर में। ठीक है, लिखेंगे आदि। ये क्या होती है, सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी होती है गुरु, पीनियल होती है मेरे भाई, पीनियल के बाद में पिट्यूटरी होती है, पिट्यूटरी के बाद में थायराइड होती है, थायराइड के बाद में थाइमस होती है, थाइमस के बाद में एड्रिनलिन होती है। एड्रिनल मतलब एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, तो एड्रिनल ग्रंथि होती है। अंडाशय होता है गुरुजी, वृषण होते हैं। तो अंडाशय तो किसमें होता है मेरे भाई, अंडाशय को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी, जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे, इधर देखो ओवरी। ठीक है, उसको मतलब किसमें होता है, मादाओं में। वृषण किसमें होता है, नर में। ये सारी क्या होती हैं, ये ऐसी ग्रंथियां होती है गुरुजी, जो क्या कर, जो ये कैसी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इनमें नली नहीं पाई जाती, इसलिए इनका मार्ग निश्चित नहीं होता। इनसे हार्मोन्स निकलते हैं, और जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सीधे ही रक्त में जाकर मिल जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को बताएंगे, कोई दिक्कत इसमें।
तो नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो अब लिखेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथियां। क्या लिखेंगे? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आई? हाँ गुरुजी आई, आ गई हैं तो समझ लेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है कि मेरे भाई? देखो हमने ग्रंथि की बात करी, थैलेनुमा संरचना होती है, एंजाइम्स और हार्मोन्स निकलते हैं। मनुष्य में जो होती है वो दो तरीके की होती है मेरे भाई, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स निकलते हैं, नली नहीं होती है, इसलिए इनका मार्ग निश्चित नहीं होता। जो भी हार्मोन्स निकलते हैं सीधे रक्त में जाकर मिल जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी मतलब ग्रंथि, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, ठीक है मेरे भाई। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के बाद में अंडाशय, अंडाशय के बाद में वृषण आदि, ये सारे क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं मेरे भाई। क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। कैसी ग्रंथियां हैं गुरुजी? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आगे बढ़ते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। क्या डालेंगे? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। हेडिंग डालेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथियां। हेडिंग डालेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथियां। हेडिंग डालेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथियां। क्या क्या डालेंगे? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। 2 नंबर डालेंगे, 2 नंबर, और 2 नंबर में लिखेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथियां। 2 नंबर में डालेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथियां। बाह्य स्रावी ग्रंथियां मेरे भाई। क्या डालेंगे? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। बाह्य स्रावी ग्रंथियां मेरे भाई। क्या डालेंगे? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। ठीक है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या होगा? देखो मेरे भाई, इन वाली ग्रंथियों में क्या निकलता? देखो उनमें क्या निकलता था? अंतःस्रावी ग्रंथियों में गुरुजी हार्मोन्स निकलता था, इनमें निकलेगा एंजाइम। क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा। गुरुजी ये क्या पचाएंगे मेरे भाई? देखो समझो पहले, फिर बताता हूं क्या क्या पचाएंगे, क्या क्या नहीं पचाएंगे। एंजाइम ये जरूरी नहीं है पचाने का काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलो लिखेंगे एंजाइम, इनसे एंजाइम निकलता है। लिखेंगे इनसे, लिखेंगे मेरे भाई इनसे एंजाइम निकलता है। जल्दी जल्दी लिखेंगे आज। से एंजाइम निकलता है मेरे भाई। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। से एंजाइम निकलता है। और लिखेंगे इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिकाएं पाई जाती हैं। देखो मेरे भाई, इनसे क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं, और इनमें नलिकाएं पाई जाती है। अब इनमें नलिकाएं पाई जाएंगी तो इनका मार्ग भी क्या होगा? निश्चित होगा। लिखेंगे पाई जाती हैं, अतः इनका मार्ग भी, अतः इनका मार्ग निश्चित होता है। अतः इनका मार्ग निश्चित होता है। अतः इनका मार्ग निश्चित होता है। अतः इनका मार्ग क्या होता है मेरे भाई? निश्चित होता है। लिखेंगे, लिखेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथियों से मिलकर। देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकल रहा था वो सीधे रक्त में जाकर मिल रहा था, हाँ गुरुजी। लेकिन बाह्य स्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है और वो रक्त में जाकर नहीं मिलता। तो लिखेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथियों से, लिखेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम। लिखेंगे मेरे भाई क्या? बाह्य स्रावी ग्रंथियों से
बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम, देखेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता, में जाकर नहीं मिलता, एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता मेरे भाई, रक्त में जाकर नहीं मिलता, रक्त में जाकर नहीं मिलता मेरे भाई, ध्यान से सुन लेंगे, रक्त में जाकर नहीं मिलता, रक्त में जाकर नहीं मिलता है, रक्त में जाकर नहीं मिलता है, रक्त में जाकर नहीं मिलता है, जैसे लिखेंगे, जैसे जैसे लिखेंगे श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, आगे लिखेंगे अवटु ग्रंथि, क्या लिखेंगे, सॉरी अश्रु ग्रंथि, क्या लिखेंगे, अश्रु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि के बाद में लिखेंगे अश्रु ग्रंथि, जैसे कि मेरे भाई क्या हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि के बाद में क्या लिखेंगे, अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि किसके लिए, दृष्टि और नेत्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है मेरे भाई, अश्रु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अभी अश्रु ग्रंथि क्या करती है मेरे भाई, इसमें लिखेंगे दृष्टि और नेत्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है मेरे भाई, अश्रु ग्रंथि लिखेंगे इसमें, किसके लिए है मेरे भाई, ये बताओ किसके लिए अश्रु ग्रंथि, इसमें लिखेंगे दृष्टि और नेत्र को, मतलब नेत्र स्वास्थ्य में, तो लिखेंगे दृष्टि तथा नेत्र स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य कैसे लिखा जाता है, स्वास्थ्य, चलो देखता हूं, है मेरे भाई, दृष्टि तथा नेत्र स्वास्थ्य के आवश्यक है मेरे भाई अश्रु ग्रंथि, कहते हैं ना घर वाले, रो लेगो तो थोड़ी सी आंख साफ हो जाएगी, हैं रो लेते हैं तो देते हैं, तो रो ले वादा थोड़ी सी आंख साफ हो जाएगी, तो वो क्या है, अश्रु ग्रंथि, आंसू किस ग्रंथि के द्वारा आते हैं, अश्रु ग्रंथि, तो इनके लिए क्या होता है मेरे भाई, इनके लिए मार्ग होता है, तुमने देखा यहां से यूं ही बहेगा, हाँ गुरुजी रोएंगे, हाँ गुरुजी आ जाओ आगे, आगे लिखेंगे दुग्ध ग्रंथि, ठीक है, दृष्टि तथा नेत्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है मेरे भाई ये तो, और इसके बाद में लिख लेंगे अपन क्या, दुग्ध ग्रंथि आदि, आगे लिख लेंगे दुग्ध ग्रंथि आदि, ग्रंथि आदि, ठीक है मेरे भाई, दुग्ध ग्रंथि आदि,
ठीक है। ये होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, मतलब कि इनसे क्या होते हैं, एंजाइम निकलते हैं, इनमें नलिकाएं होती हैं, और जब इनमें इनका जब नलिकाएं होंगी तो इनका मार्ग निश्चित होगा। दूसरी बात, जब बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो एंजाइम है वो रक्त में जाकर नहीं मिलता, जैसे कि बताओ, जैसे श्वेत ग्रंथि क्या है मेरे भाई, श्वेत ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि, जो आंसू निकलते हैं वो जाके मिलते हैं क्या, नहीं गुरुजी। दुग्ध ग्रंथि के दूध रक्त में जाके मिलता है क्या, नहीं गुरुजी। ठीक है, आ गई बात समझ में, हाँ गुरुजी आ गई। आगे देखेंगे मेरे भाई ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स तथा उनके कार्य। अब हम एक एक हार्मोन्स को पढ़ रहे होंगे, कहां से निकलते हैं, कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं और उनका क्या काम है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। देखो आज मैं लिखाऊंगा, कल मैं तुम्हें एक चित्र लाकर बताऊंगा कि उस चित्र में जैसे जैसे तुम्हें ग्रंथियां बताता जाऊंगा और उस ग्रंथियों को तुम देखते जाना कि कहां कहां पर है। आज मैं लिखा रहा हूं, ठीक है, समझाऊंगा आज ही, लेकिन कल फिर से एक बार और समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेडिंग डालेंगे सभी, ग्रंथियां एवं, लिखेंगे ग्रंथियां एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स तथा उनके कार्य। देखो लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे मेरे भाई ग्रंथियां एवं, लिखेंगे ग्रंथियां एवं ग्रंथियां एवं से निकलने वाले हार्मोन्स से निकलने वाले हार्मोन्स तथा सॉरी सॉरी, ग्रंथियां एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स तथा उनके कार्य, के कार्य। कौन सी ग्रंथि होती है, कहाँ स्थित होती है, ठीक है। लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, पहली लिखेंगे मेरे भाई, कौन सी लिखेंगे बताओ, सबसे पहले हम लिखेंगे हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हेडिंग डालेंगे हाइपोथैलेमस। हेडिंग डालेंगे, पहली लिखेंगे इस तरीके से एक नंबर डाल के और लिखेंगे हाइपोथैलेमस। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पहली हाइपोथैलेमस, पहली लिखेंगे हाइपोथैलेमस। दिख रहा है सभी को, हाँ गुरुजी दिख रहा है, लिखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में लिखेंगे, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को, ये क्या, देखो तुमने, मैंने बताया था कि ये क्या करती है, मतलब प्रेरित करती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको क्या करती है, प्रेरित करती है। तो इसमें लिखेंगे यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को, लिखेंगे यह ग्रंथि
अंतःस्रावी ग्रंथियों को यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन्स स्रावित करने के लिए हार्मोन्स स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरित करती है। प्रेरित या उत्तेजित लिख लो, प्रेरित या उत्तेजित, उत्तेजित लिखो, उत्तेजित करती है। उत्तेजित करती है। ठीक है, इसके बाद में तुम 2 लाइन छोड़ दोगे, छोड़ दोगे गुरुजी। हाँ, तुम 2 लाइन छोड़ोगे क्योंकि मैं बता रहा हूं, 2 लाइन छोड़ेगे, 1 लाइन और 2 लाइन, 2 लाइन छोड़ दोगे। ठीक है मेरे भाई, 2 लाइन छोड़ दोगे, आगे लिखोगे पीनियल ग्रंथि। क्या लिखोगे? पीनियल ग्रंथि। क्या लिखोगे मेरे भाई? 2 लाइन छोड़ के, 2 लाइन छोड़ के क्या लिखोगे? पीनियल ग्रंथि। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है गुरुजी, आप कह रहे हो तो छोड़, लाइन छोड़ देनी है तुम्हें। अगली हेडिंग डालेंगे पीनियल ग्रंथि। क्या लिखेंगे? पीनियल ग्रंथि। क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर पर लिखोगे पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। अब इस पीनियल ग्रंथि में लिखेंगे इसे जैविक ग्रंथि भी कहते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। तो लिखेंगे इसे, लिखेंगे इसे जैविक ग्रंथि भी कहते हैं, लिखेंगे से जैविक ग्रंथि। जैविक ग्रंथि का मतलब है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ग्लैंड। ठीक है, बायोलॉजिकल ग्लैंड, इसे जैविक ग्रंथि भी कहते हैं, लिखेंगे इसे जैविक ग्रंथि भी कहते हैं। इससे, लिखेंगे इससे, इससे निकलता है मेरे भाई मेलाटोनिन, लिखेंगे इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, से मेलाटोनिन नामक इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा स्रावित होता है मेरे भाई? मेलाटोनिन नामक। कौन सा? मेलाटोनिन। क्या है मेरे भाई? ये मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन, ठीक है, दिख रहा है अब? हाँ, मेलाटोनिन। ठीक है मेरे भाई, मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, लिखेंगे
जो नींद लाने में सहायक है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित है, जो क्या काम करता है, नींद लाने में सहायता करता है। हमें नींद जो आती है वो किसकी वजह से आती है, मेलाटोनिन नाम के हार्मोन से। तो स्रावित होता है जो लाने में लाने में सहायता करता है, लाने में सहायता करता है। क्या करता है मेरे भाई, नींद लाने में सहायता करता है। लिखेंगे यह ग्रंथि हमारी, यह ग्रंथि हमारी दोनों आंखों के मध्य, दोनों आंखों के, आंखें भी, आंखों के, आंखों के बीच, आंखों के बीच स्थित होती है। यह ग्रंथि कहाँ स्थित होती है मेरे भाई, यह ग्रंथि हमारी दोनों आंखों के है, हमारी दोनों आंखों के बीच, आंखों होती है। ठीक है, इसलिए इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। देखेंगे इसी में ये से आंख भी कहा जाता है। ये इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे थायराइड ग्रंथि। क्या लिखेंगे, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि को हिंदी में बोलते हैं अवटु ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अवटु। थायराइड को क्या बोलते हैं मेरे भाई, थायराइड ग्रंथि को क्या बोलते हैं, अवटु ग्रंथि बोलते हैं। पैराथायराइड को क्या बोलते हैं, पैरा अवटु ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरा अवटु। क्या बोलते हैं, पैरा अवटु। क्या मेरे भाई, ठीक है। अब लिखेंगे मेरे भाई थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई इसमें थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि। लिखेंगे तीसरी, लिखेंगे मेरे भाई, डालेंगे इसमें, डालेंगे थायराइड ग्रंथि, थायराइड जिसको हम बोलते हैं अवटु। क्या बोलते हैं गुरुजी, अवटु भी बोलते हैं, बोलते हैं अवटु भी बोलते हैं, थायराइड अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि भी, थायराइड मतलब अवटु। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। लिखेंगे इसमें
यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे? यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लिखेंगे। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, जिसको हम अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लिखेंगे। यह गुलाबी रंग के एच आकार की, यह गुलाबी रंग के गुलाबी रंग की तथा एच आकार की एच आकार की यह गुलाबी रंग की तथा एच आकार की होती है, जो कि गर्दन के पास स्थित होती है मेरे भाई। कहाँ स्थित होती है? गर्दन के पास स्थित है। गर्दन के पास स्थित होती है, जो कि गर्दन के पास क्या होती है? स्थित होती है, लिखेंगे। इस ग्रंथि से, अब देखो थायराइड है तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा मेरे भाई। कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायराइड। लिखेंगे इस ग्रंथि से इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जो रक्तचाप को, रक्तचाप का मतलब क्या है मेरे भाई? ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर है गुरुजी। जो रक्तचाप मतलब कि बीपी, बीपी, बीपी का मतलब यहां पे देखो डॉट भी लगा रखा है, बीपी है, जो कि बीपी को नियंत्रित करता है, करता है। जो कि क्या करता है मेरे भाई? बीपी को नियंत्रित करता है, लिखेंगे। आयोडीन की कमी के कारण, लिखेंगे आयोडीन की कमी के कारण, इसको जाके दोबारा लिख रहा हूं।
लिखेंगे आयोडीन की कमी के कारण आयोडीन की कमी के कारण है ग्रंथि आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि क्या हो जाती है मेरे भाई, फूल जाती है। आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि जो होती है यहाँ गले में होती है, एच आकार की होती है मेरे भैया, गर्दन के पास में यहाँ ये एच आकार की होती है, तो ये कई बार फूल जाती है, जिसके कारण यहाँ पे इस तरीके से फूल जाती है, तो यहाँ पे गुमड़ा सा हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है, सूजन की तरह आ जाता है, उसको हम बोलते हैं घेंगा। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, घेंगा रोग बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। तो लिखेंगे आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि फूल जाती है, लिखेंगे फूल जाती है। लिखेंगे आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि फूल जाती है। आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि फूल जाती है। आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि फूल जाती है। यह ग्रंथि फूल जाती है। जाती है का मतलब है फूल जाती है। क्या कर जाती है, सूज जाती है। इस बीमारी को इस बीमारी को घेंगा, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। घेंगा मतलब कि ग्वाइटर। बीमारी को घेंगा ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, घेंगा या ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या क्या चीजें पता चली। थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है, गुलाबी रंग की होती है, गर्दन के पास होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, बीपी को कंट्रोल करती है। आयोडीन की कमी के कारण ये कई बार सूज जाती है, जिसको हम घेंगा रोग बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में ग्वाइटर भी बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। लिखेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, पैराथायराइड। चौथी लिखेंगे मेरे भाई पैराथायराइड ग्रंथि। क्या लिखेंगे, पैराथायराइड। लिखेंगे 4 नंबर डाल के लिखेंगे पैराथायराइड। 4 नंबर लिखेंगे पैराथायराइड। पैराथायराइड इसको बोलते हैं पैरा अव टू। पैरा अव टू नाम याद रखने हैं मेरे भैया ना, और दोनों ही नाम याद रखने हैं, पैरा अव टू और पैराथायराइड। ठीक है, चलो इसमें लिखेंगे यह ग्रंथि, आगे इसमें लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, यह ग्रंथि ठीक है, आगे देखेंगे मेरे में लिखेंगे यह ग्रंथि, क्या लिखेंगे इसमें, यह ग्रंथि रक्त में, लिखेंगे यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को, लिखेंगे यह ग्रंथि
रक्त में कैल्शियम तथा यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस मात्रा को क्या करती है बताओ? नियंत्रित करती है। तो यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम, यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। करती है। और होती कहां पर है गुरुजी? थायराइड के पीछे। कहाँ होती है? थायराइड के पीछे होती है। तो लिखेंगे तथा यह थायराइड के पीछे स्थित होती है। लिखेंगे तथा यह तथा यह थायराइड के पीछे तो होती है। ठीक है। कहाँ स्थित होती है? थायराइड के पीछे स्थित होती है। पांचवी लिखेंगे थाइमस ग्रंथि। पहले मैं एक बार इसको देख लेता हूं कितना ये हो चुका है। तो बोर्ड हो चुका है कंप्लीट। और बताओ और लिखोगे इसमें? चलो लिख लेते हैं। लिखेंगे में लिखेंगे आगे, में लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे? थाइमस ग्रंथि। लिखेंगे पांचवी लिखेंगे थाइमस ग्रंथि। क्या लिखेंगे? थाइमस ग्रंथि। याद कराऊंगा मेरे भाई, अभी याद कराऊंगा। लिखेंगे पहले थाइमस ग्रंथि थाइमस ग्रंथि में लिखेंगे यह ग्रंथि वक्ष गुहा अर्थात छाती में स्थित है। लिखेंगे यह ग्रंथि यह ग्रंथि वक्ष गुहा यह ग्रंथि वक्ष गुहा छाती में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? कहाँ पाई जाती है? छाती में पाई जाती है। लिखेंगे इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। लिखेंगे इसका कार्य का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। का निर्माण करना है, प्रोटीन का निर्माण करना है। और प्रोटीन क्या बनाता था बताओ?
रोगों से रक्षा करता था क्या? नहीं सर, वो तो शरीर के निर्माण में सहायता करता था। बताया था मैंने। हाँ गुरुजी आपने बताया था। तो ये क्या होती है? देखो, थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा अर्थात छाती में पाई जाती है। ठीक है, अर्थात छाती में पाई जाती है। इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या याद रखेंगे गुरुजी, कि 15 साल की उम्र के मतलब 15 वर्ष के बाद में, 15 वर्ष के बाद में ये काम नहीं करती। ठीक है, तो लिखेंगे इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। इनका निर्माण करना है, इनका निर्माण करना है। परंतु यह, परंतु यह 15 वर्ष के बाद, परंतु यह 15 वर्ष के बाद कार्य नहीं करती है या कार्य करना बंद कर देती है। परंतु यह 15 वर्ष के बाद, परंतु यह 15 वर्ष के बाद 15 वर्ष के बाद कार्य करना, कार्य करना बंद कर देती है। कार्य करना बंद कर देती है। तो ये ग्रंथि क्या हो जाती है मेरे भाई? 15 वर्ष के बाद में कार्य करना क्या कर देती है? बंद कर देती है मेरे भाई। अब लिखेंगे अग्नाशय ग्रंथि। क्या लिखेंगे? अग्नाशय ग्रंथि। क्या लिखेंगे मेरे भाई? अग्नाशय ग्रंथि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अग्नाशय ग्रंथि। ये सारी ग्रंथियां ही महत्वपूर्ण हैं, पहली बात तो ये ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार ठीक कर देता हूं और इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ले लो मेरे भाई, दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? हाँ गुरुजी दिख रहा है। दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना? चलो, चलो मेरे भाई, यहां तक अब मैं समझाने का प्रयास करूं, समझाने का प्रयास करूं। हाँ गुरुजी समझाने का प्रयास करो। देखो, बाह्य स्रावी ग्रंथियां, इनसे एंजाइम निकलता है मेरे भाई। बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकल रहा था? हार्मोन। और इन वाली ग्रंथियों से क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा। देखो, कम पढ़ो पर बेहतर पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, शानदार पढ़ो। ठीक है, तो इनसे एंजाइम निकलता है। इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं पाई जाती है, मतलब कि ये नलियों में से प्रवाहित होता है। अतः इसका मार्ग निश्चित होता है। उनका मार्ग अनिश्चित था, इनका मार्ग क्या हो जाएगा? निश्चित। बाह्य स्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता, जबकि हार्मोन्स जो होते हैं वो रक्त में जाकर मिल जाते हैं। जैसे श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि दृष्टि तथा नेत्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, दुग्ध ग्रंथि आदि ग्रंथियां एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स तथा उनके कार्य। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन्स स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। मतलब कि ये हाइपोथैलेमस ही होती है जो क्या करती है मेरे भाई?
हाइपर करना ऐसे समझ लो, हाइपर का मतलब उत्तेजित करना। तो ये क्या करती है, हाइपोथैलेमस या ऐसी ग्रंथि होती है जो बाकी के अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, क्या करती है मेरे भाई, उत्तेजित करती है। क्या करती है, उत्तेजित करती है कि यार स्रावित करवा हार्मोन्स को। तो यही वाली होती है कौन, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो कि क्या करती है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है मेरे भाई, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, हार्मोन्स स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। अच्छा, पीनियल ग्रंथि की बात करूं, इसे जैविक ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक ग्रंथि कहते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा होता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। हमको नींद जो आती है वो भी मेलाटोनिन नामक हार्मोन से ही आती है। ये मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन होता है वो निकलता है पीनियल ग्रंथि से, और पीनियल ग्रंथि होती है यहां पे मेरे भाई, यहां पे होती है पीनियल ग्रंथि। इसलिए इसको तीसरी आंख भी बोला जाता है। कहां कहां होती है, दोनों आंखों के बीच में पाई जाती है, इसलिए इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो देखो, इसे जैविक ग्रंथि इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल ग्लैंड, बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो नींद लाने में सहायता करता है। यह ग्रंथि हमारी दोनों आंखों के बीच में स्थित होती है, इसलिए इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। अब आ जाती है थायराइड या अवटु ग्रंथि। थायराइड या अवटु ग्रंथि की बात करते हैं मेरे भाई, थायराइड या अवटु ग्रंथि की बात करते हैं। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान से समझ लेंगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बाह्यस्रावी नहीं पूछ रहा, अंतःस्रावी। तो ध्यान रखेंगे थायराइड। थायराइड जो ग्रंथि होती है जिसको हम अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कौन से रंग की होती है, गुलाबी कलर की, गुरुजी आपके टी शर्ट की जैसी, मतलब गुलाबी कलर की होती है। कहां पाई जाती है मेरे भाई, गर्दन के पास में पाई जाती है। किस आकार की होती है, गुरुजी एच आकार की होती है। क्या काम करती है, गुरुजी बीपी को नियंत्रित करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ध्यान से समझ लेंगे, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है मेरे भाई। कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कई बार क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है मेरे भाई, ये जो ग्रंथि होती है, थायराइड जो ग्रंथि होती है, फूल जाती है, मतलब इसमें सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, फूल जाती है। इस बीमारी को, इस मतलब जिसमें सूजन आ जाते हैं, फूल जाती है, तो इसे कहते हैं बीमारी। और इस बीमारी का नाम क्या होता है, इस बीमारी को हम कहते हैं घेंगा। क्या कहते हैं, घेंगा। तो पूछ लेता है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो ध्यान से समझ लेंगे, आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, गुरुजी थायरोक्सिन हार्मोन। किस आकार की होती है, एच आकार की। किस रंग की होती है, गुरुजी गुलाबी रंग की होती है। किसको नियंत्रित करती है, गुरुजी बीपी को नियंत्रित करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी। इस घेंगा को ही इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। अब आ जाते हैं पैराथायराइड, जिसको हम पैरा अवटु भी बोलते हैं। यह ग्रंथि जो होती है वो रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। ध्यान से समझ लेंगे, पैरा, पैरा का मतलब समझ लेंगे, पैसे पैरा, पैसे फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करती है, ये रक्त में, यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। और ये कहां होगी, थायराइड के पैसे पीछे थायराइड और पैराथायराइड। तो पैसे पीछे, पैसे फास्फोरस। तो ध्यान से समझ लेंगे, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मतलब मात्रा को नियंत्रित करती है। दूसरा, थायराइड के पीछे स्थित होती है। कहां स्थित होती है मेरे भाई, थायराइड के पीछे स्थित होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैराथायराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराथायराइड। अब आ जाते हैं थाइमस। कहां जाते हैं, थाइमस। थाइमस ग्रंथि, यह ग्रंथि वक्ष गुहा अर्थात छाती में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, छाती में। और इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण। क्या है मेरे भाई, प्रोटीन का निर्माण करना। लेकिन 15 वर्ष के बाद में, लेकिन 15 वर्ष के बाद में ये क्या कर देती है, कार्य करना क्या कर देती है, बंद कर देती है मेरे भाई। क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां, इन दोनों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं और कौन कौन सी ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। इसके बाद में हम और पढ़ रहे होंगे, अभी अग्नाशय पढ़ रहे होंगे। अग्नाशय भी क्या एक प्रकार की ग्रंथि है मेरे भाई, क्या है, ग्रंथि है। ठीक है, इसके अलावा हम एड्रिनल ग्रंथि पढ़ रहे होंगे, पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे होंगे। पीयूष ग्रंथि के बाद में हम पढ़ रहे होंगे जनन ग्रंथि, जिनमें हम अंडाशय और क्या पढ़ रहे होंगे, मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन पढ़ रहे होंगे। उसके बाद में वृषण ग्रंथि पढ़ रहे होंगे। बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है अभी। कल के
आज की क्लास हो चुकी है मेरे भाई, आज की क्लास में इतना ही काफी है। ठीक है मेरे भाई, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और कल मैं स्टार्ट करूंगा सीधा, कल भी मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, संडे के दिन ही रिवीजन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये फ्लाइंग किस।